फ्रेंड्स, आज आप लोग को इसमें विद्यासागर अंकगणित का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं, उसका आप लोग को थोड़ा सा डिटेल से समझाते हैं। इसमें आप लोग जो है पूरा डिटेल से सीखेंगे। इससे पहले आप लोग को विद्यासागर अंकगणित का लगभग पूरा कंप्लीट कर दिए हैं बुक। उसमें आप लोग को थोड़ा सा फास्ट में और ट्रिक के माध्यम से यूज किए थे। इस वजह से आप लोग का कमेंट आ रहा था कि थोड़ा सा सर प्रॉब्लम है, ट्रिक के माध्यम से बता रहे थे, इसलिए तो आप लोग कमेंट करते थे, इसलिए आप लोग के लिए हम एकदम बेसिक से लेकर आ गए हैं। तो इसमें जो भी चैप्टर रहेगा वो पूरा कंप्लीट 3 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट में आप लोग को फॉर्मूला और उसमें जो ट्रिक यूज होगा उसको बताएंगे। इसी का दूसरा पार्ट बनेगा, तो उसमें आप लोग को जो भी उदाहरण है उस चैप्टर का उसका पूरा प्रश्न रहेगा। और तीसरा जो रहेगा पार्ट, उसमें आप लोग को एक्सरसाइज का पूरा प्रश्न रहेगा। तो 3 पार्ट रहेगा। और उसके बाद और ये भी रहेगा, क्योंकि इससे पहले 10-10, 15-15 प्रश्न करके बताए थे हर चैप्टर से, तो उसमें भी कमेंट आ रहा था कि सर पूरे चैप्टर को पढ़ाइए एक बार। तो इसलिए पूरा एक से लेके और अंतिम जितना प्रश्न रहेगा सभी को एक एक वीडियो में ही रखेंगे। इसलिए ये जो भी प्ले लिस्ट बनाए हैं उसको आप लोग सेव करके रख लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, जो भी आपका आस पड़ोस होगा, साथ ही सब जो विद्यासागर अंकगणित को अच्छा से पढ़ना चाहते हैं। और एक चीज, कोई भी स्टूडेंट हो जो किसी भी क्षेत्र में एग्जाम देना चाहता हो कंपटीशन का, और उसका मैथ अगर है, तो इस प्ले लिस्ट को एक बार जरूर जाके तब एग्जाम देने जाए। कोई भी क्षेत्र से हो, चाहे वो इंटर में पढ़ रहा हो, 10th में पढ़ रहा हो, या कोई कंपटीशन एग्जाम देगा, तो ये प्ले लिस्ट को एक बार पूरा देख के तब जाना है। देख लीजिए, आपका मैथ में प्रश्न नहीं छूटेगा। ओके, तो चलिए आज का जो है ये संख्या पद्धति, पहला चैप्टर का ये फॉर्मूला और ट्रिक है, दूसरा चैप्टर है फॉर्मूला और ट्रिक है, तो इसको देखते हैं। चलिए, तो पहला आता है संख्या। संख्या समझ करते हैं, 1 2 3 4 जो अंक लिखते हैं उसको संख्या कहते हैं। तो वो जो है संख्या है, इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। संख्या वे गणितीय वस्तु हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। और संख्या जो है लैटिन शब्द न्यूमरोलॉजी से लिया गया है, इसलिए इसका होता है नंबर। चलिए, तो एकदम अब आगे देखिए, प्राकृत संख्या, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे एन से सूचित किया जाता है, चूंकि नेचुरल नंबर है इसलिए एन से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या को हिंदू अरबी संख्या भी कहा जाता है। 1 2 3 4 अनंत तक ये प्राकृत संख्या है। अब इसमें से सर प्रश्न क्या रहेगा, पूछ सकते हैं कि सर इसमें से क्वेश्चन क्या रहेगा। तो क्वेश्चन जब भी देगा तो कहेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है गिनती संख्या। और सबसे बड़ी पूछेगा तो अनंत होगा। प्राकृत संख्या से इतना ही क्वेश्चन रहता है। ओके, चलिए आगे देखिए। पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगाने से हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, जैसे 0 1 2 3 4। समझिए, आपको समझाते हैं डिटेल से। जिसे प्राकृत संख्या 1 2 3 अनंत तक है, और इसमें से 0 लगा देंगे। तो अगर जैसे ही 0 लगाएंगे तब ये क्या बन जाएगा, अब ये टोटल पूर्ण संख्या है। टोटल पूर्ण संख्या है, तो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या रह सकता है। एग्जाम में रहता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताओ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 हो जाएगा, और सबसे बड़ी क्या इधर अनंत है, पता नहीं कहां तक जाएगा, जितना बोलेगा उससे एक आगे, तो ये होगा। अब दूसरा इसमें से प्रश्न रहता है, जो 10th लेवल से एग्जाम अगर दे रहे होंगे तो उसमें ये कभी कभी प्रश्न रहता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, ये रहता है। इससे ये प्रश्न बन सकता है, तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे हाँ, जितना भी प्राकृत है वो सब पूर्ण में आ रहा है, इसमें लिखाएगा हाँ। और इसी का पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तब बोलेंगे नहीं, क्योंकि जितना भी पूर्ण है, पूर्ण 0 में भी आता है, पूर्ण में 0 आता है, और वो प्राकृत में नहीं आता है। तो इसमें ये 2 प्रश्न को याद रखिएगा। इस दोनों से अगर कभी प्रश्न रहेगा पूर्ण प्राकृत से, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। समझ गए, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा अच्छा से। आइए पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है, इंटीजर। पूर्ण संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्याओं का जाता है, मिला देने से पूर्णांक मिलता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि देखिए, पूर्ण संख्या का समूह, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 इधर डॉट डॉट तक, और इसमें से हमको मिला देंगे, इसमें मिला देंगे प्राकृत संख्या के ऋणात्मक, जैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट। तो अब ये जो है ना बन जाएगा
पूर्णांक, पूर्णांक बन जाएगा। तो जो इधर रहेगा, इधर 1 2 3 4, ये होता है पॉजिटिव, और यहाँ से जो जीरो सी साइड रहेगा वो होगा निगेटिव, समझ गए। और जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, जीरो ना धनात्मक संख्या है और ना ऋणात्मक संख्या है। तो कभी पॉजिटिव संख्या बोलेगा, धनात्मक संख्या तो 1 2 3 4 लिखेंगे, और निगेटिव है तो -1 2 3 माइनस लगाते हुए चल जाएंगे। इतना समझ गए। चलिए अब इसमें से प्रश्न कितना रह सकता है वो समझिए। प्रश्न इसमें से क्या क्या बन सकता है, शून्य ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, बता ही दिए। सबसे छोटी धनात्मक संख्या, तो सबसे छोटी कहा और धनात्मक कहा, तो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक में कहेगा तो ई 1 होगा, क्योंकि इससे भी छोटी है लेकिन वो धनात्मक नहीं है, तब ऋणात्मक आ जाएगा। और जीरो है तो वो तो न धनात्मक है न ऋणात्मक है, इसलिए धनात्मक कहा तो सबसे छोटी धनात्मक 1 होगा। अच्छा से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का फिर यूट्यूब में खोजिए नहीं मिलेगा, इतना डिटेल से नहीं मिलेगा। बाकी फिर भी कुछ डाउट हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे मैसेज फ्री है, मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ पूछना हो अलग से मैसेज कीजिए, नहीं तो कमेंट कीजिए, कमेंट में ही आप लोग को हम आंसर दे देंगे। ओके, तो सबसे क्या कहा, सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 होगा। सबसे बड़ी धनात्मक, तो सबसे बड़ी इधर जब जाएंगे तो अनंत होगा सबसे बड़ी, और सबसे छोटी भी धनात्मक कहे कुछ भी कहेगा, सबसे छोटी पूर्णांक वो भी अनंत होगा। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक अगर कहेगा तब वो -1 होगा। ऋणात्मक देखिए -1 -2 -3 -4 है ना, तो यहाँ सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कहेगा तो -1 होगा। ये नोट कर लीजिए। और उसके बाद अब थोड़ा सा इसको समझना है कि और क्या क्या इसमें से पूछ सकता है। एग्जाम में पूछेगा क्या कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, तो उसमें कहेंगे हाँ सब प्राकृत संख्या पूर्णांक होगा। नोट करना, नोट कर लीजिएगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, तो क्या बोलेंगे, हाँ यस पूर्णांक है। इसी प्रकार कहेगा क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो कहेंगे हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, ये भी कहेंगे यस। उसके बाद कहेगा क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या है, तब नहीं होगा। जितना भी ये जो सब है ये सब पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक प्राकृत में ना आएगा, नहीं धनात्मक सब आ जाएगा, धनात्मक सब आ जाएगा प्राकृत में, बाकी ऋणात्मक और जीरो नहीं आएगा। तो इसमें क्या कहेंगे कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या, एक ही में बना देते हैं, प्राकृत संख्या होती है। कहेगा क्या सभी पूर्णांक जो है, पूर्णांक पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या होती है, तो क्या बोलेंगे इसमें, नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जितना भी पूर्ण में है, क्या पूर्णांक में सब आता है, -1 -2 -3 भी आता है, और पूर्ण में माइनस वाला नहीं आता, नेगेटिव नहीं आता है, प्राकृत में जीरो नहीं आता है, तो पूर्णांक में तो जीरो भी है। तो ये चीज याद रखिएगा। अभी भी डाउट हो तो टेलीग्राम ही एक बचा सकता है, टेलीग्राम में आइए और वहाँ पे जूम ऐप का यूज करेंगे तो फेस टू फेस फिर बातें होगी, तो और अच्छा से समझ में आएगा। ओके, भाज्य या यौगिक संख्याएं कंपोजिट नंबर्स का, जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए तो उन्हें भाज्य या यौगिक कहते हैं। कहने का मतलब हुआ वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और भी किसी से कट जाए ना, भाग लग जाए। जैसे में लिखा हुआ है 4 6 12 16, तो देखिए 4 में 1 और 4 से तो कटेगा ही, साथ साथ 1 2 आ गया एक्स्ट्रा। उसी प्रकार 6 में देखेंगे तो 1 और 6 तो फिक्स है, कोई भी संख्या और खुद से और 1 से लगेगा ही। इसके अलावा इसमें 2 और 3 और एक्स्ट्रा है, तो ये सब हो गया भाज्य। अब प्रश्न में पूछेगा क्या क्वेश्चन में, वो समझिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताएं। तो सबसे छोटी भाज्य में 4 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, इससे छोटी भाज्य आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, और सबसे बड़ी भाज्य पूछता तो बड़ी के लिए क्या करते, सबसे बड़ी भाज्य तो अनंत हो जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, तो सबसे बड़ी भाज्य जो है इन्फिनाइट है, अनंत है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट और देखिए, पूरा डिटेल से समझा रहे हैं और इसको नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में,
अभाज्य या रूट संख्या प्राइम नंबर, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो परिभाषा देखिए, पढ़ लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं लगे वो अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहलाता है। जैसे में देखिए, मान लो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट। तो 2 जो है, 2 में क्या होगा, या तो 1 से लगेगा या तो 2 से, इसके अलावा और किसी से नहीं लगेगा। बाकी 3 है तो 3 में 1 तो लगेगा ही, और एक 3 में, उसके अलावा तो और किसी से नहीं लगेगा। उसी प्रकार 5 है, तो ये सब अभाज्य संख्या होगा। तो प्रश्न क्या कहता है वो समझिए। प्रश्न रहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सबसे बड़ी तो अनंत होगा। और एक के बारे में कहा जाता है, एक जो है ना भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक जो है ना भाज्य है ना अभाज्य है। एक चीज और नोट कर लीजिए इसमें, सबसे एक 2 जो है, 2 अंक जो है, ये 2, ये 2 अंक एक ऐसा संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। बाकी कोई भी सम, जो भी सम लीजिए वो सब भाज्य होगा। एक 2 है वो सम और अभाज्य ही है। तो ये अलग से क्वेश्चन नोट कर लेना है, कॉपी पे अपना फेर कीजिएगा तो वहां इसको नोट कर लेना है। ओके, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। तो देखिए, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका महत्तम सहावर्तक 1 हो वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी सह अभाज्य में हुआ, मौसो निकालेंगे 1 होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए 4 और हम 13 ये लिखते हैं, और इसका HCF निकालेंगे, तो इसका HCF क्या आएगा, इसका HCF आएगा 1। HCF 1 आएगा तो ये दोनों सह अभाज्य संख्या हो गया। उसी प्रकार जोड़ा लगा हुआ, देखिए 7 9 5 7 4 5 6 17 18 19, ये सब क्या हुआ, सह अभाज्य संख्या हुआ। ओके, कोई भी सह अभाज्य लिख सकते हैं। जिसे कहेगा एक 8 है, अब इसका एक पैर बनाओ जो सह अभाज्य हो जाए, जो मन सो लिख दीजिए, जो जिसका मौसा 1 हो, यानी इसको से नहीं कटे। जैसे 11 लिख देंगे, 17 लिख देंगे, समझे, 21 लिख देंगे, मौसा 1 हो जाना चाहिए बस। ओके, जुड़वा या द्वि अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्याओं के ऐसा युग्म जिनका अंतर 2 हो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी दोनों अभाज्य संख्या रहना चाहिए और उसके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए ना। जैसे 3 5 दिखा है, तो देखिए 3 5 जो है, तो 3 5 दोनों अभाज्य संख्या है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंट है ना, घटाने के बाद 2 आ रहा है। उसी प्रकार 5 और 7 है, उसी प्रकार 11 और 13 है, तो उसी प्रकार 5 और 7 है, यानी 7 5 बोलिए, 5 7 बोलिए, या 11 और 13। अब 1 2 और अपने से दिमाग लगाइए, और क्या हो सकता था। तो एक हम बता देते हैं, उसके बाद उसी हिसाब से आप अपना चेक कर लीजिएगा कि जिसका अंतर होना चाहिए 2 ना। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अंतर 2 होना चाहिए, दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए और उसका अंतर भी 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक भाज्य एक अभाज्य ले लेंगे, ऐसा नहीं, दोनों अभाज्य संख्या। एक हम बता देते हैं उदाहरण आप लोग को, जैसे एक 29 और 31। अब इसके हिसाब से आगे अपना समझ लीजिएगा कौन कौन और आएगा। जैसे एक आएगा 59 और 61, ये सब क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या हुआ, इसके बीच में 2 का अंतर है। ठीक, चलिए, अगर वीडियो यहाँ तक देखे होंगे तो अगर वीडियो अच्छा लग ही रहा होगा, गारंटी है, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप फेसबुक, ठीक है, इसमें अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। सम संख्या, तो सम इवन नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो सम संख्या कहलाता है। जो संख्या 2 से विभाजित होगा वो सम संख्या कहलाएगा। तो जैसे मान लीजिए 10 है, 12 है, 104 है, कुछ भी लिखेंगे, मान लीजिए जो 2 से भाग लग जाए, ये सब सम संख्या हुआ। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, ये एग्जाम में जो पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत, सबसे बड़ी अनंत हो जाएगा। तो नोट इसको कर लीजिएगा, सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी अनंत होती है। विषम संख्या ओड नंबर, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो, यानी जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, तो वो होता है विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7, क्वेश्चन रहेगा सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। फिर इसको भी नोट कर लेना है। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो संपूर्ण संख्या कहलाता है।
जो संख्या लेंगे और उसका गुणनखंड करेंगे तो वो संख्या से डबल होने जाना चाहिए जोड़ने के बाद। जैसे ये संपूर्ण संख्या है, अब कैसे हुआ वो थोड़ा डिटेल समझाते हैं। इसका जब गुणनखंड लेंगे तो 1 होगा और 2, 3 और ये 6, इसका ये गुणनखंड हुआ। अब इस सबको ऐड करेंगे, अगर जोड़ेंगे ना तो ये सबको अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाता है, देखिए 12, संख्या का डबल हो गया। तो संख्या का डबल हो गया ना ये 12, तो ये संपूर्ण संख्या हो गया, परफेक्ट नंबर इसी को बोलेंगे। जैसे 28 में अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 आएगा, अभाज्य गुणनखंड नहीं गुणनखंड, तो इसका 1 आएगा और 2 गुणनखंड रहेगा, सबको जोड़ते चले जाएंगे 4, 7, 14 और 28, तो इसका सबका जोड़ेंगे तो देखिए 56 आएगा। तो ये 28 जो है संपूर्ण संख्या हुआ। वास्तविक संख्याओं के गुण एग्जाम में पूछता है, इसलिए सबको जो भी एग्जाम में रहता है इंपॉर्टेंट उस सबको हम आपको पढ़ा देंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट कर सकते हैं। कहा योज प्रतिलोम या संयोजी विलोम। योज प्रतिलोम में कहता है गुणात्मक विलोम होता है। तो योज प्रतिलोम क्या होता है कि जिसे कोई भी संख्या जब दो संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो वो 0 हो जाना चाहिए, तो वो योज प्रतिलोम हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 2 है और इसका योज प्रतिलोम कहेगा तो 2 में क्या जोड़ेंगे जो 0 हो जाए, तो 2 में -2 जोड़ेंगे तभी 0 होगा ये। तब इसका मतलब क्या होगा, 2 का योज प्रतिलोम पूछेगा तो हो जाएगा -2, सिंपल सा है। और -5 का योज प्रतिलोम हो जाएगा +5। भिन्न में भी रह सकता है, 1/2 का योज प्रतिलोम कहेगा तो -1/2, तो इस तरह योज प्रतिलोम हुआ। और 0 का योज प्रतिलोम यानी 0 ही होगा, 0 में प्लस माइनस करने से कभी 0 होता है, क्योंकि 0 ना ही धनात्मक ना ऋणात्मक है, इसलिए 0 का योज प्रतिलोम 0 होगा। ओके, चलिए आगे देखिए। गुणात्मक विलोम। तो गुणात्मक विलोम कहते हैं जो गुणाप ऐसी दो संख्या जब दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, उसको कहेंगे गुणात्मक विलोम। जैसे मान लेते हैं 1/2 है, 1/2 है, इसको 1 लाना है, कितना से गुना करेंगे, तो इसको हम 2/1 से गुना करेंगे तभी तो 1 आएगा ना। तो इसका मतलब हुआ 1/2 का गुणात्मक विलोम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2/1, 1/2 नहीं लिखा जाएगा। उसी प्रकार 3/5 का गुणात्मक विलोम क्या हो जाएगा, 5/3, सीधा पलट देना है। अब -2/7 का गुणात्मक विलोम क्या होगा, तो यहाँ पर आएगा -7/2, माइनस है तो माइनस से रहेगा। ठीक, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। हाँ, कोई भी जिसको हम बटा के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, यानी ये हो गया p और ये हो गया q। तो p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। पूर्णांक समझते हैं किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत का ऋणात्मक मिलाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं 3/- अगर 5 कर देंगे तो ये भी परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि ये पूर्णांक हुआ, p पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, तो ये p/q के रूप में हो गया। माइनस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस पूर्णांक में आता ही है। हाँ, एक शर्त है, कभी भी q 0 नहीं होना चाहिए ना। जैसे ऊपर रख देंगे 6 और नीचे q को हम लिख देंगे 0, क्योंकि 0 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, लेकिन हम इसको परिमेय में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 0 अगर रखेंगे तो कभी ये डिवाइड नहीं होता, ये अभी तक अपरिभाषित है, ये इसका भी परिभाषा ही नहीं बना है, क्योंकि अगर नीचे में जब रहेगा अपरिभाषित तो इसका अभी तक परिभाषा नहीं बना है। ओके, तो इसलिए 0 में नहीं रहना चाहिए, बाकी कुछ भी लिख दीजिए, ये सब क्या हो जाएगा, सब परिमेय हो जाएगा, जो बटा के रूप में रहेगा परिमेय होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्या, सिंपल इसी का उल्टा कर देंगे, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए √3, अब देखिए √3 जो है इसको p/q के रूप में नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि जब इसको रूट से बाहर करेगा तो 1.7 3 2 0 5 और इधर रिपीट करता ही जाएगा जिंदगी भर, हर बार नया नया आएगा, रेकरिंग भी नहीं आएगा, रिपीट भी नहीं करेगा, नया नया आते रहेगा। इसलिए इसको हम p/q के रूप में कैसे लिख पाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे, मान लेते हैं, उसके बाद 1 देंगे, उसके बाद इतना कितना अंक है पता ही नहीं है ना, जब पता नहीं तो हम शून्य नहीं बटा पाएंगे ना, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हुआ। जैसे
मान लीजिए 7 है, ये भी इतना ही आएगा क्योंकि बाहर नहीं आएगा रूट से। तो ये सब क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। तो पाई जो है, पाई क्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7, 22/7 ये परिमेय में आता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छा से। पाई को तो अपरिमेय बोलेंगे, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 वो अपरिमेय होता है, परिमेय होता है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसे सभी परिमेय मिला लेंगे, जैसे मान लीजिए 0, 5, 3/2/3, ये सब क्या हुआ, परिमेय हुआ। और इधर अपरिमेय मिला लेंगे, √2, √3, √5, तो ये सब क्या हुआ, परिमेय और अपरिमेय सब मिल गया, तो ये वास्तविक हो गया। इसी को बोलेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब प्रश्न क्या रह सकता है इसमें, वो देखना है। प्रश्न रहेगा कि क्या सभी परिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या होती है, तो बोलेंगे हाँ, जितना भी परिमेय है वो वास्तविक में आ गया। और इसी में कहेगा क्या सभी अपरिमेय वास्तविक संख्या है, तो ये भी होगा हाँ, परिमेय संख्या है, अपरिमेय है। लेकिन अब जो सवाल कहेगा क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो सब वास्तविक परिमेय नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक में अपरिमेय भी आता है। और इसी प्रकार कहेगा क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होता है, तो वो सब वास्तविक अपरिमेय भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें परिमेय भी रहता है वास्तविक में। तो ये 2 प्रश्न एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए इंपॉर्टेंट अब टॉपिक है ये विभाजता का नियम। इसको अच्छा से याद कर लेना है और नोट करके लिख लेना है, क्योंकि ये जिसको ये विभाजता का रूल अच्छा से पता है ना, तो वो समझिए एग्जाम में उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होगा, क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना है। हम आपको एकदम आसान लैंग्वेज समझाएंगे, याद नहीं करना पड़ेगा, बस खाली एक बार नोट करके रख लेना है। 2 से विभाजता का नियम कहेगा, तो क्या लिखा है, 2 से विभाजता का नियम कहेगा तो जिस संख्या में के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, यानी कोई भी संख्या देखना है, उसके अंत में अगर 0 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 4, 6 या 8, तो अगर ये सब जहां मिला तो उसको कह देना हाँ ये 2 से कटेगा, यानी 2 से विभाज्य। बस इतना ही इसको याद रखना है। जिसका अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो 2 से कटेगा ही कटेगा। इसलिए विभाजता का नियम याद रखना है, क्योंकि जब इसको हल करेंगे इस तरह, तो अगर इसको काटना पड़ता है ना, तो उसमें विभाजता का नियम ही काम आता है। तो देखिए मैथ जिसको भी अगर मैथ में अगर हार्ड लगता है जिसको मैथ, तो उसको समझ ये छोटा छोटा बात नहीं आता है। ये सब छोटा छोटा बात जिसको आ जाएगा ना, तो वो मैथ से कभी नहीं डरेगा। तो मैथ से डरने का एक ही कारण है कि वो फॉर्मूला नहीं याद रखता है, या कोई बेसिक उसका जो होता है वो नहीं याद रखता है। अगर आप अभी जितना हम बताए इसको अच्छा से अगर याद रख लीजिए, फिर देखिए नंबर सिस्टम से कैसा भी प्रश्न रहेगा इजी से बनेगा, समझ गए। तो इसलिए इसको खास करके विभाजता के नियम को एकदम अच्छे से याद कर लेना है। 3 से विभाजता का नियम है, जिन संख्या के सभी अंक को योग में 3 से भाग लग जाए, यानी कोई भी संख्या लिखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए कोई संख्या आप लिख दिए, अब ये कहेंगे इसमें 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अंक को जोड़ेंगे आपस में। तो सबका अंक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 5, 18, 18 आया, 18 में 3 से भाग लग रहा है, तो इसका मतलब ये पूरे संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। बस इतना ही समझना है। अगर 3 से विभाजित हो जाएगा इसका योगफल, तो ये भी 3 से विभाजित होगा। यही विभाजता का रूल कहता है। अब कुछ भी रैंडम सवाल ले लीजिए और इसमें देखिए अब कि 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो इसको जोड़ेंगे जब 7, 7, 14, 6, 20, 5, 25, जोड़ने के बाद 25 आया, तो डिवाइड जब इसको 3 से करेंगे तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, इसलिए ये 3 से विभाजित नहीं होगा। यही कहा है 3 का विभाजता का नियम। समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको देखिए, 87 और 81, इसमें क्या है, तो ये जब आपस पूरा जोड़ रहे थे, तो पूरा जोड़ने के बाद क्या आया था, 24 ना, तो इसमें क्या था, 3 से ये विभाजित था, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य संख्या होगा, काटने में इसमें सुविधा होगा। ओके, चलिए आगे देखिए। 4 से जिन संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में 4 से भाग लग जाए तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है, या अंत में 2 शून्य। तो कहने का मतलब हुआ 4 से विभाजित कब देखेंगे, जब अंतिम जो है 2 अंक देखना है। जैसे अंतिम 2 अंक रख दिए 12, इधर कुछ भी लिख देंगे। अब तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है ना, तो इस पूरे संख्या में 4 से भाग लग जाएगा, यानी पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगा। बस इतना ही याद रखना है। जैसे अब मान लीजिए आप कुछ कितना भी बड़ा सवाल दे देंगे,
और यहाँ सिर्फ अंतिम 2 अंक में अगर 4 से भाग लगने वाला संख्या रहेगा तो ये पूरे संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। इतना इजी है 4 का व्यवस्था का नियम। या अंत में क्या हो, अंत में डबल शून्य हो, अंत में डबल शून्य रहेगा तो भी 4 से डिवाइड ये हो जाएगा। आशा करते समझ रहे होंगे। समझ रहे तो एक बार लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। 5 से विभाजित नियम है, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। जिस संख्या के अंत में क्या हो, 0 या 5 हो, 0 है 5 है तो ये 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। काटने में आपको फिर काम आएगा, 5 से काटना है। ओके चलिए आगे देखिए। 6 से, जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए वह पूरी संख्या 6 से विभाजित होती है। यानी 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 1 से कटेगा तब नहीं। जैसे क्या है 7830, इसमें देखिए अंत में 0 है तो ये 2 से पास हो गया। अब उसके बाद सब जोड़ेंगे तो 7 8 15 3 18 0 18 18 है तो वो 3 से पास हो गया। अब 3 और 2 दोनों से पास हुआ तो ये 6 से भी पास हो जाएगा। इसमें 6 से भाग लगेगा। इसी तरह चेक किया जाएगा। 8304 है, 8304 में देखिए सबसे पहले अंत में इकाई अंक पर तो ये 2 पास कर गया। फिर उसके बाद सबको जोड़ेंगे तो 15 आया तो 3 पास कर गया, 2 3 दोनों पास किया तो ये 6 भी पास कर जाएगा। इसका मतलब इसमें 6 से भाग लगेगा। ओके यही 6 का विभाज्यता का रूल हुआ। वीडियो समझ में नहीं आया तो थोड़ा 1-2 बार इसको देखिए बैक करके, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 7 से विभाजित का नियम देखिए, तो 7 से विभाजितता के नियम में 2-3 टाइप होता है। एक 2 अंक वाला देख लीजिए, उसके बाद 3 अंक का देख लीजिए। जैसे 2 अंक वाली संख्या जब रहेगा तो इसका विभाज्यता का नियम क्या है कि जिन संख्या के दहाई अंकों का तिगुना में इकाई अंक जोड़ने पर प्राप्त 7 से भाग लगेगा तो वह पूरी संख्या 7 से लगेगा। यानी दहाई का 3 गुना करेंगे और उसमें इकाई अंक जोड़ देंगे। जैसे 91 में क्या कहा था कि दहाई का 3 गुना करेंगे तो दहाई क्या हुआ, ये इकाई हुआ और ये दहाई हुआ। दहाई का 3 गुना करेंगे तो 9 तिहाई 27 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो गया 28। अब 28 में देखेंगे 7 से भाग लग रहा है तो बोलेंगे हाँ ऐसे ही भाग लगेगा। तो 28 में भाग लग रहा है तो ये भी इसमें भी 91 में भी भाग लगेगा। अब 28 रख के चेक कर लीजिए। तो 28 में क्या बोले थे, दहाई का 3 गुना, तो दहाई का 3 दूनी 6 और प्लस 8 कितना हो गया 14। 14 में 7 से भाग लग रहा है, इनका 28 में 7 से भाग लगेगा। 7 नंबर 63 होता है, चलिए 63 देख लीजिए तब अब पक्का याद हो जाएगा। क्या बोले, दहाई का 3 गुना करना है तो दहाई यहाँ पर है 6 तो 6 तिया 18 हो गया और इकाई को जोड़ देना है तो 21 हो गया। तो 21 में 7 से भाग लगेगा तो यहाँ 63 से 21 में 7 से भाग लग जाता है। यही 7 का विभाज्यता का नियम है 2 अंकों के लिए। अब आगे चलिए 3 अंक के लिए देखते हैं। 3 या 3 से अधिक अंकों वाली संख्या किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या के 2 गुने में अंतिम 2 अंकों की संख्या को जोड़ने पर अगर 7 से भाग लगेगा तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। 3 अंक का रहे या उससे बड़ा रहे, जैसे 112 है मान लेते हैं तो इसमें पहले क्या करना है, 2 अंक को छोड़ देना है। बाकी इधर जितना अंक का संख्या बने तो किसी संख्या का 2 अंक को छोड़ देना है और शेष अंकों से बनी संख्या को डबल करना है। तो शेष अंक की संख्या बना कितना 1 है तो इसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 2 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसमें 7 से भाग लग जाएगा, इसमें ये संख्या 7 से विभाजित है। और भी कोई अंक देख लीजिए जो 7 से विभाजित हो, जैसे 133। अब समझिए 133 है तो ये क्या करेंगे, 2 अंक को छोड़ देंगे। तो पहले क्या करेंगे, 2 अंक को छोड़कर जो संख्या आएगा उसका 2 गुना करेंगे, 2 गुना किया और 33 जोड़ेंगे तो ये कितना आया 35। 35 से 7 से भाग लगता है तो इसमें भाग लगेगा। कोई बड़ा अंक रखते हैं, चलिए बड़ा अंक रखते हैं, थोड़ा बड़ा अंक रखते हैं। अब ये रख दिए तो अब इसमें क्या देखना था, पहले सबसे पहला काम था कि 2 अंक को छोड़ना है। ध्यान समझिएगा, इस प्रश्न में आप लोग को कंफ्यूजिंग होगा। तो ये 01 था, इसको पहले हटा दिए। अब यहाँ 25 है तो 25 का हम पहले डबल करेंगे तो 25 दूनी 50 और 50 में ये 1 है ना, 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 51। 51 में भाग नहीं लग रहा है, 51 में भाग नहीं लग रहा है 7 से, तो इसलिए ये 7 से विभाजित नहीं होगा। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लिए, अच्छा से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे देखिए।
अगला है किसी संख्या के 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या रखेंगे, कोई भी संख्या ABCD, अगर वो 6 बार रिपीट करा देंगे ना, 2 4 6 बार, तो ये 7 से भाग लगेगा ही लगेगा। कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट करा देंगे या 12 बार रिपीट करा देंगे, यानी 6 का मल्टीपल में, तो वो 7 से भाग लगेगा, ये फिक्स है। आइए 8 का देखते हैं। जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 8 से भाग लग जाए या अंत में 3 शून्य हो, तो वो 8 से भाग लगता है। जैसे 7 512, तो अब 8 से देखना है तो अंतिम 3 अंक का देखना है। अंतिम 3 अंक देखिए 512 है, तो 512 8 का क्यूब होता है, तो ये 8 से विभाजित है, तो ये पूरे संख्या 8 से विभाजित होगा। अब इधर कितना भी बढ़ा सकते हैं, ये सब में 8 से भाग लग जाएगा, क्योंकि अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लग रहा है। या 3 शून्य हो, तो 3 शून्य अगर रहेगा, इधर कुछ भी अंक आप बना दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, इसमें 8 से भाग लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि अंत में 3 शून्य है। तो 8 से व्यवस्था के नियम में है कि 3 अंक में भाग लग जाए या 3 शून्य हो। सिंपल सा है लॉजिक, और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। 9 से व्यवस्था का नियम देखिए। जिस संख्या में सभी अंकों के योग में 9 से भाग लग जाए तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित है। जिस तरह 3 का नियम था वैसा ही 9 का भी नियम है कि क्या करेंगे, सभी अंक जोड़ेंगे। सब अंक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और सब अंक को जोड़ने के बाद देखेंगे 9 से भाग लग रहा है या नहीं। अगर 9 से लग जाएगा तो कहेंगे 9 से विभाजित है। जैसे 7 7 14 20, और 20 9 29 7 35। 35 में क्या है, 9 से भाग नहीं लगता है, इसको 36 कर देते हैं। चलो एक बढ़ा देते हैं, अब समझिए। तो इसमें अगर सबको जोड़ेंगे, देखिए 7 7 14 20, अब 20 29 और 7 36, तो 36 में 9 से भाग लग रहा है, तो यानी पूरे संख्या में भी 9 से भाग लगेगा। तो ये रूल होता है 9 का विभाज्यता का, समझ गए। और भी कोई अंक जैसे 76 86, 76 और 86, चलिए इसको आपस में जोड़ते हैं। 7 6 6 12 20 7 27, टोटल 27 है। 27 9 से डिवाइड है, तो इसमें भी 9 से भाग लगेगा ही, फिक्स है। अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। 10 से विभाज्य नियम, जिसका अंत में शून्य हो वो 10 से भाग लगेगा ही। चलिए इसको क्या देखना है, 11 के विभाज्य नियम, इसको बढ़िया समझिएगा। 11 क्या कहा है, जिस संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो, वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होती है। इसको समझिए अच्छा से। जैसे 1331 है, क्या कहा था, सम स्थान और विषम स्थान का अंक। इसे इधर से अगर गिनेंगे तो ये पहला नंबर पे है, ये दूसरा नंबर पे है, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर पे है। संख्या का बात नहीं कर रहे, ये नंबर बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 1 नंबर पे है, और ये 3 नंबर पे है ना, तो ये हो गया विषम स्थान का अंक। और ये 3 जो है 2 नंबर पे, यानी कि सम स्थान पे है, स्थान सम में है। और ये भी क्या है, 4 पे है, तो यानी सम स्थान पे है। ऐसा ही संख्या जोड़ेंगे हम, नहीं तो सिंपल सा समझिए, इसको छोड़ के जोड़ना है, बस ऐसे समझिए। बस 2 काम याद रखिए। तब इसका जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 - 4 बराबर क्या आया, 0। इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा संख्या। वैसे ये 11 का क्यू है, 11 का क्यू 1331 होता है। चलिए देखते हैं, और 121 है, तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ से इसमें 1 1 है, 2 ही अंक है, तो ये हो जाएगा 2 - 1, इसके लिए 0 लिख सकते हैं, तो 4 अंक हो गया, तो एक एक करके लिखेंगे तो 2 - 2 0 हो गया, तो ये लगेगा। चलिए अब एक थोड़ा सा बड़ा सा संख्या देते हैं, उसको आप लोग हल करके बता के दिखाइए। जैसे 3 7, रैंडम कुछ भी ले लेते हैं, इतना ले लिए। अब इसको बताना है, तो देखेंगे हम क्या बताए थे अभी, एक एक छोड़ के लिखना। जैसे यहाँ से इसको पकड़ेंगे, फिर इसको, तो ये जोड़ेंगे तो आएगा 4 5 9 9 और 3 12, और ये जब दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 7 13, तो 13। अब जरूरी नहीं है कि 12, 13 ज्यादा ही कम घटा के चेक करिएगा। तो 13 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचा। हमको आना चाहिए या तो 0 या 11 का गुणज, 11 22 33 जो भी, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ गए। तो 11 का विभाज्यता का नियम, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब कैलकुलेशन करिएगा तो 11 से कटने वाला संख्या जब रहेगा तो यहाँ पे इजी से कट जाएगा, भाग देने से बचिएगा। VVI नोट्स देखिए, यदि किसी संख्या में 3 अंक 6 और 9 या 12
आदि के गुणज में समान अंकों की पुनरावृत्ति हो तो वह 3 और 37 से अवश्य भाग लगता है। यानी कहने का मतलब हुआ कोई भी संख्या लेंगे और वो क्या है, जिसे 3 मान लिए या 7 हम ले लेते हैं, 7 1 2 3 4 5 6 बार। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 3 से भी भाग लगेगा और 37 से भी भाग लगेगा। उसी प्रकार ये 3 बार रखे हैं 3 3 3, तो इसको 3 से भी भाग लगेगा और 37 से भी भाग लगेगा निश्चित रूप से। कोई संख्या मान लेते हैं 9 9 1 2 3 4 5 6 बार ले लिए, या 6 7 8 9 बार, 3 6 9 बार ले लिए, तो इसका मतलब 3 से तो डिवाइड होगा ही, साथ साथ 37 से भी डिवाइड होगा। अच्छा से समझ लीजिए क्या हम समझाना चाह रहे हैं। कोई भी संख्या को अगर 3 का टेबल में रखिएगा तो वो 3 और 37 से निश्चित रूप से भाग लगता है। अब आगे देखिए, अगर कोई संख्या 6 12 यानी 6 का मल्टीपल में अगर वो रहेगा तब क्या क्या भाग लगेगा, तो 6 का मल्टीपल में रहेगा तो 3 से तो फिक्स ही हो जाएगा और 7 37 से भी फिक्स होगा, और बाकी इसको देखना है जैसे 3 7 11 13 और 37। समझ गए, यहाँ थोड़ा सा लिखा नहीं हो रहा सही, यहाँ समझ लीजिए। अच्छा लिखा भी है, तो अगर वो यहाँ पे नोट कर लीजिए यहीं से कि अगर कोई संख्या 6 12 यदि 6 के गुणज में हुई हो तो वह संख्या 3 7 11 और 13 से अवश्य ही विभाजित होगा, तो वो 37 से भी भाग लगेगा। क्यों? क्योंकि 37 में क्या कहा, 3 बार रिपीट करेगा तो यहाँ पर 37 से भी इसमें लग जाएगा। ओके, चलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट अच्छा से कर लेना है। और उसके बाद देखिए मैथ नहीं आता है तो फिर कहिए, मैथ तो एकदम इजी से इजी कर देंगे, ये बात है। इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद अब आपका मैथ में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, उसके बाद देखिए आपका या प्रैक्टिस सेट बनाइए, देखिए कितना नंबर आता है। चलिए कुछ और नियम देखिए, किसी संख्या को 5 से भाग देना है या 25 से भाग देना है या 125 से भाग देना है, सबको एक ही लाइन में समझा देते हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे 432 संख्या है, मान लेते हैं 432 है, इसमें 5 से भाग देना है। सिंपल सा है कि भाग देंगे टाइम लगेगा, तो या तो इसको क्या करेंगे काट देंगे डायरेक्ट, नहीं तो सीधा देखिए नीचे में 0 पुराने की कोशिश करेंगे, तो नीचे 0 पुराएंगे, 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, तो ये 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौका 8 बटा 10, यानी इसको भाग लगाएंगे तो 86.4 आएगा। तो कहने का मतलब हुआ डबल करके और 1 दशमलव बैठा देंगे। जैसे अब समझिए इसे हमको 5 से भाग लगाना है, ठीक है, तो 5 से जब भाग लगाना है तो क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 1 13 और 7 दूनी 14 1 15 15 आया, और 1 का अंक बाद दशमलव बैठाएंगे तो ये दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, 153 हो जाएगा इसका आंसर। अब भाग लगा के देख लीजिए 153 आएगा। तो इस तरह भाग नहीं लगाएंगे, बस 0 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। चलिए आगे देखिए, अब जैसे 125 है तो 125 है, देखिए 14 23, अच्छा इसमें 25 है ना, अभी 125 में आया 25 है, तो अब इसमें क्या करेंगे, नीचे 100 पुराने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 से ऊपर गुना कर देंगे और 2 सुनना है तो उसको भाग दे देंगे। जैसे 4 से गुना करेंगे तो ये होगा 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 1 9, 14 चौक 56, तो ये हो जाएगा, आज बटा में क्या आ जाएगा 100, तो 2 अंक बाद दशमलव देंगे, यानी ये हो जाएगा 56.92, भाग लगाएंगे तो 56.92 इसका रिजल्ट आएगा। चलिए एक और देखिए 125 वाला, 14 23 बटा 125, अब इसको कितना से गुना करेंगे, जो ये 0 हो जाए तो इसमें 8 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 8 नीचे भी 8 से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे और इसमें 1000 पूरेगा, 8 तिहाई 24, 8 दूनी 16 17 18, 8 चौक 32 1 33, 8 का 8 1 9 और बटा में 1000, जब इसको भाग देंगे तो ये आएगा 9.378। भाग नहीं लगाना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा सिर्फ। इसे कोई अंक और एक बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी रख देते हैं, इसमें हमको 125 से भाग देना, तो क्या करेंगे, सिर्फ 8 से इसको हमको गुना करना है, बस 8 से इसको गुना करेंगे और नीचे भी 8 से ही गुना होता है तो ये 0 हो जाएगा, 1000 पूर जाएगा, तो 8 से गुना करेंगे तो कितना, 8 चौका 32, 8 5 40, 3 43, 8 तिया 24 और 4 28, और बटा में क्या करेंगे 1000, तो ये हो जाएगा 2.832, यही इसका
आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। यदि लगातार संख्या का भाग, देखिए इसमें क्या है, ए भाग बी भाग सी भाग डी, और भी आगे रह सकता है। तो इसको क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे ए और बटा में सबको अगर लिख देंगे बी गुना सी गुना डी। ये इसका एक समझिए फॉर्मूला है या ट्रिक है जो है। जैसे देखिए, और ये कैसे हुआ, इतना नहीं याद रखेगा तो हम आपको एकदम इजी सिखा देते हैं, इसको याद रख लीजिए। जैसे 476 भाग है 34 और भाग है मान लीजिए 0.4। अब इसमें जब भाग बनाएंगे ना तो एक चीज समझिए, सभी का बटा में 1 रहता है और भाग को जब गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाता है, ऐसे याद रखिएगा। 476 और गुना, ये भाग में है तो पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा इस तरह आ जाएगा 1/34। फिर ये गुना है तो ये हो जाएगा 1/0.14। अब इसको हल कर देना है, तो इसको हल करेंगे, जैसा उड़ाएंगे ऊपर में आएगा 100, कटेगा तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो इस तरह हल करेंगे। जैसे कुछ और दे देते हैं, जैसे 3/9 भाग 5/7 भाग मान लेते 6/12। तो अब इसको जब हल करेंगे तो ये जाएगा 3/9। देखिए यहाँ पे ये भाग है, इसको गुना में लिखेंगे तो इस पलट जाएगा 7/5 हो जाएगा, और ये भाग है ये पलट जाएगा 12/6 हो जाएगा। अब इसको काट दिए, कटेगा तो काट देंगे, 6 दूनी 12 और 3 एकम 3 तिहाई 9। अब नहीं कटेगा तो 7 दूनी 14 और बटा में आ जाएगा 5 तिहाई 15। देखिए 1/2 भाग 1/4 भाग 1/8। इसको क्या करेंगे, इसको भाग को गुना लिखेंगे तो ये पलट जाएगा 4/1 हो जाएगा। फिर ये गुना लिखेंगे तो ये 8/1 हो जाएगा, काट देंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर संख्या वाला प्रश्न रहेगा तो उसमें क्या देखिएगा, एक इकाई दिया रहेगा, इकाई का अंक दिया रहेगा और दहाई का अंक दिया रहेगा। तो मान लेते हैं इकाई अंक अगर 5 है, दहाई अंक अगर मान ले 6 है, तो ये जो संख्या बनेगा ना, तो संख्या बराबर फॉर्मूला होता है दहाई को 10 से गुना करेंगे और इकाई को जोड़ेंगे। तो इसका जो संख्या हो जाएगा, ये संख्या बराबर दहाई को 10 से गुना करेंगे और इकाई ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 5 65। इसको माने हैं इकाई, इसको दहाई माने लिखे हैं, ऐसे इधर दहाई रहता है। तो अगर यही चीज अंक पलट देंगे, अब ये इकाई है इसको दहाई बना देंगे और ये इकाई अंक बन जाएगा। तो अब दहाई को 10 से गुना करें, देखिए अंक पलट जाएगा। तो अब संख्या हो जाएगा अंक पलटने पर 10 गुना 5 प्लस 6 बराबर ये हो जाएगा 50 6 56। देखिए अंक चेंज हो गया ना। तो ये सवाल रहेगा इसमें, अंक पलटने पर इतना हो जाता है उतना। और संख्या वाला कोई प्रश्न रहेगा तो उसको ऑप्शन से ही हल कर देंगे, इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। यदि किसी 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या सदैव 11 का गुणज होगा। इस परिस्थिति में संख्या के अंकों का योग पूछेगा, तो अंकों का योग बराबर होगा संख्याओं का योग बटा 11। यानी सवाल दिया रहेगा इस तरह का, देखिए यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 99 है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। यानी 2 अंक की संख्या है, उसको अंक को पलटा तो आया 99 योग करने पर, तो वो जो संख्या जो था उसका अंक का योगफल क्या आएगा, तो उसका अंक का योगफल भाग दे देंगे, 11 9 99 9 आएगा। समझे। जैसे कोई संख्या में है, मान लेते हैं 75 है, तो ये संख्या 75 है, मान लेते हैं, समझाते हैं आपको। 75 है, 75 में अंक का योगफल कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसका अंक का पलट देंगे तो क्या आएगा, तो ये 57 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 132 आएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर कहेगा कोई संख्या है और उसका अंक का पलटने पर संख्या का योगफल कह देगा 132 है। ठीक है, ये संख्या नहीं बोला था, नहीं मान लीजिए, इसको हटा दीजिए। अभी एक संख्या है और उसको अंक को पलटने से बनी संख्या का योगफल 132 है, तो उस संख्या के अंक का योगफल क्या होगा, तो उस संख्या का अंक का योगफल पूछेगा तो सीधा 11 से भाग दे देंगे। तो 11 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11 कम 11 और 11 दूनी 22। देखिए 12 आया योगफल, और 75 का किए थे तो देखिए 75 12 हुआ ना योगफल। इसमें से योगफल निकलेगा, अंतर नहीं निकाल पाइएगा, इसका योगफल का ही सूत्र रहेगा। ओके। 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर सदैव 900 का गुणज होता है। तो अब अंतर पूछ सकता है, जैसे 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 63 है,
अब क्या करेंगे, 63 में 9 से भाग दे देंगे तो उसका अंक का अंतर हो जाएगा 7, और इसमें योगफल नहीं निकल सकता है। इस दोनों को नोट कर लीजिएगा अच्छा से, एक दो बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। बाकी बुक है तो ये बुक में भी लिखा हुआ अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और फिर भी प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और उसमें से सप्ताह में एक बार फेस टू फेस आएंगे, उसमें से डील हो जाएगा अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। ओके, यदि कोई संख्या अपने x बटा y के भाग से z अधिक है तो वह संख्या क्या है? तो इसका फॉर्मूला बनता है x y z, सवाल है y z बटा y माइनस x, ये फॉर्मूला बनेगा। जैसे कहा कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है तो वह क्या होगा संख्या? तो x के जगह पर 1 है, यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3, पहले लिखेंगे y 3 और z लिखेंगे 18 और बटा में x, x की जगह क्या है 1 है, यहाँ आप लिख देंगे। और y में फिर x को घटाना है तो ये हो जाएगा, घटाएंगे तो फिर 2 आ जाएगा, तो काटेंगे तो ये 27 होगा। ठीक है, आंसर 27 होगा। तो 27 का देखिए, 27 अपने 3 भाग करेंगे तो 27 का 3 भाग करेंगे तो वो 9 आता है, 3 भाग करेंगे 9 आता है, और 9 जो है और वो 18 अधिक है 3 भाग से ना, 9 आया 3 भाग इसका, 18 अधिक है। नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझाते हैं आपको, अब आपको हल करके समझाते हैं। देखिए संख्या नहीं मालूम है तो संख्या मान लेते हैं x है, x का 3 भाग करेंगे तो ये आ जाएगा x का 1/3 यानी कि x/3। और सवाल क्या कहा था कि कोई संख्या अपना 3 भाग से 18 अधिक है, तो ये जो 1/3 भाग है और जो संख्या है वो कितना अधिक है, 18 अधिक है। इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 आएगा तो ये 3x माइनस x बराबर 18, तो ये क्रॉसिंग गुना होगा तो ये 2x बराबर 18 गुना 3, x बराबर 18 गुना 3 बटा 2, काटेंगे तो ये जाएगा 9 × 27, यानी संख्या जो है 27 है। ओके, चलिए आगे देखिए। देखिए सवाल है, एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुना करने कहा गया परंतु उसने भूलवश 8/17 से भाग दे दिया, तो वास्तविक संख्या परिणाम से 225 अधिक प्राप्त हुआ, तो दी गई संख्या क्या होगा? तो देखिए भाग करने तो x हो गया, यहाँ पर कितना है 8, y हो गया 17 और z हो गया 225। तो पहले लिखेंगे x y गुना z, और बटा में लिखेंगे x y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। तो y है 17, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 और माइनस 8 का स्क्वायर 64। इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 8 गुना 17 गुना 228 बटा 289 में 64 घटाएंगे, 289 माइनस 64, 5 2 225 आएगा, तो यहाँ 225 लिखेंगे और ये भी 225 है, 225 कट जाएगा तो 17 8 136, इसका आंसर आ जाएगा। ये सब प्रश्न एक रहेगा एक्सरसाइज में भी, उसको वहाँ डिटेल से और भी समझाएंगे। ये आपको सिर्फ फॉर्मूला बता दिए, जो फॉर्मूला आपके बुक में है इसलिए फॉर्मूला लिख दिए। चलिए अब अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। ये स्पेशल फार्मूला है, इसको तो हर हाल में याद करना ही पड़ेगा, चाहे जिस तरह याद करिए आपको याद करना ही पड़ेगा। तो देखिए कहा है लगातार n प्राकृत संख्या का योगफल, फार्मूला होता है n × n + 1/2। जिसे कहेगा प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करें या प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा 10 × 10 + 1/2, यानी हो जाएगा 10 गुना 11/2, काट देंगे तो ये जाएगा 55। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योगफल कितना होगा 55। ओके, तो इस तरह इसको याद करके हल कर लेना है। x के n तक पहाड़ों का योगफल, तो x गुना n × n + 1/2, जैसे 2 का 10 तक का पहाड़ा का योगफल, तो 2 का 10 तक का पहाड़ा का योगफल कहेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है उसके जगह पे लिखेंगे x की जगह लिखेंगे 2 और गुना 10 तक का है, तो n का वैल्यू 10 होगा, तो 10 गुना फिर 10 + 1 11 बटा में 2, काट देंगे 2 2 कट जाएगा, हो जाएगा 11 × 110। 2 का पहाड़ा अगर पूरा जोड़ेंगे 10 तक का तो वो 110 होगा। इसी प्रकार का 3 का पहाड़ा कहेगा तो 3 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे 10 गुना 11/2, ये 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा
सबको गुना कर देंगे तो 55 तिहाई आंसर हो जाएगा। या 15 तो 15 कम 15 15 16 165 होगा। 3 का पढ़ा अगर 10 तक पढ़ेंगे तो इस तरह जिसका भी पढ़ा हो आप निकाल सकते हैं। लगातार n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, वर्ग का योगफल कहेगा तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कहाँ तक का है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट डॉट 10 तक का, यानी 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। n का वैल्यू यहाँ हो जाएगा n बराबर 10, तो यहाँ लिखेंगे n 10 इंटू 10 प्लस 1 और फिर 2n, तो 10 गुना 2 प्लस 1 बटा 6, तो ये हो जाएगा 10 गुना 11 प्लस 21 बटा 6। तो ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से 21, 2 से काटेंगे 5, तो ये हो जाएगा 55 गुना 7, 55 गुना 7 पचे 35 और 3 35 और 3 38, 385 हो जाएगा इसका योगफल। ओके, समझ रहे हैं। चलिए लाइट कट किया, थोड़ा सा है उसको हल कर ही देते हैं। अगला देखिए है लगातार n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल। तो घनों का योगफल क्या है, प्राकृत संख्या का योगफल में स्क्वायर खड़ी कर देना है। जैसे 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू इस तरह रहेगा, 3 का क्यू प्लस डॉट डॉट 10 का क्यू। तो प्राकृत संख्या के योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये प्राकृत संख्या, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये घन का हो जाएगा, सिंपल सा है। तो ये हो जाएगा 10 गुना 11 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 से काटेंगे 5, तो 55 हो जाएगा। तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा, 55 का स्क्वायर पढ़े होंगे कि 25 और इसको एक बढ़ा देंगे 5 छक 30, यानी 30 25 हो जाएगा। इस सबको अगर जोड़ेंगे घन को तो फॉर्मूला के हिसाब से बना दिए। लगातार n सम संख्या के योगफल, यानी सम संख्या के योगफल कहेगा प्रथम 10 सम संख्या के योगफल। तो यहाँ लिख देंगे सिंपल सा है 10 और गुना 11, एक बढ़ा देंगे तो 110 हो जाएगा। जैसे अब देखिए 2 4 6 3 गो आया, तीनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा है 12, तो फार्मूला के हिसाब से क्या आ जाएगा 3 गुना 3 प्लस 1 4, यानी देखिए 12 आ रहा है योगफल। तो सम संख्या कहेगा जितना कहेगा उसको क्या एक बढ़ा देंगे और गुना कर देंगे। कभी कभी सवाल रहता है कि 1 से लेके 50 तक में सभी सम संख्या के योगफल ज्ञात करें, तो 1 से 50 तक में 25 सम संख्या होगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 25 गुना 26, तो 25 गुना 26 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 25 का 625 और 25 ये 650 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। लगातार n विषम संख्या के योगफल, जैसे अभी आपको लिखते लगातार का बात हो रहा है, जैसे 1 3 और 5, समझिए 3 है तो 3 है तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना 9 आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला ही होता है जितना रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है, 3 का स्क्वायर 9, बात खत्म। 1 3 5 9 11 तक है तो 11 तक का योगफल का, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, तो 36 हो जाएगा इसका। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। आप जोड़िए तो 36 होगा, 11 9 20 और 27 27 3 20 और 20 6 20 30 हो गया 37, 30 और 6 36, तो ये 36 आएगा। जब नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा प्ले कर लीजिएगा ना, 1-2 बार देखिएगा तो आ जाएगा समझ में आराम से। अच्छा, एक प्रश्न है कहीं से कहीं तक का योगफल कहेगा। जैसे अब हमको सवाल कहेगा कि 5 6 7 और 8 इसका योगफल ज्ञात करें, तो कहीं से भी निकाल। ऐसे एक तरीका है कि 1 से लेके 8 तक का निकालना है और उसमें से 1 से 4 तक घटाना है, तो समय लगेगा। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बनाएंगे कहीं से कहीं तक में, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो सबसे पहला काम करेंगे a प्लस b और इनटू फिर b माइनस a और प्लस 1 और बटा में कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा। जैसे इसका योगफल देखिए ऐसे कितना आ रहा है, पहले से देख लीजिए 7 8 15 15 5 20 6 26 आ रहा है ना। फॉर्मूला आप लगा के देखिए 5 प्लस 8 और फिर यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 5 प्लस 1 बटा 2, देखिए ये भी आ जाएगा 26 से आएगा। देखिए करके ये हो जाएगा 13 गुना 8 में से 5 जाएगा 3 3 1 4 बटा 2, तो ये कट जाएगा 2 बार में, देखिए 26 आया ना।
तो इसको फार्मूला को नोट अच्छा से कर लीजिएगा। इस तरह आप लोग को हम पहला संख्या पद्धति का कंप्लीट बेसिक जो है फार्मूला का यूज होगा वो सब समझा दिए, और इसका विभाज्यता का नियम समझा दिए, यानी जितना भी है लगभग सब समझा दिए। इसको आप पहले अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। और अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसका बनेगा उदाहरण का पूरा प्रश्न समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा, तो ही अब इसका उदाहरण टोटल अब समझाएंगे आपको डिटेल में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग का कमेंट कर दिया। और कोई भी सजेशन हो तो इसमें सजेशन आपके लिए का स्वागत है। आप सजेशन दीजिए कि बढ़िया पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, या और किस तरह पढ़ाया जाए। तो वो कहिए, लाइट थोड़ा सा अंत में कट गया था तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आराम से। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।